हमारे मोहल्ले में एक नया ब्यूटी पार्लर खुला है जो बहुत ही मशहूर हो रहा है। इस पार्लर से जो भी लड़की तैयार होकर आती है उसकी 2 महीने के अंदर शादी हो जाती है। उस लड़की के आते ही मेरे पार्लर पर भीड़ कम होने लगी, पहले के मुताबिक ना के बराबर होती है। मैं सोच में पड़ गई कि उसके मेकअप में ऐसी कौन सी बात है। फिर एक दिन मैं पुराने कपड़े पहनकर और दुपट्टा ओढ़कर उस पार्लर में चली गई। मैं हैरान हो गई जब उस पार्लर वाली ने मुझसे कहा कि तुम पहले अंदर वाले कमरे में जाओ। जैसे ही मैं उस कमरे के अंदर गई तो मैं उसके अंदर का नज़ारा देखकर चौंक गई। उस कमरे के अंदर मेरा नाम नाजिया है और मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरी 4 बहनें हैं, इसलिए घर का खर्चा बहुत मुश्किल से होता है। इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की। घर में परेशानी होने की वजह से मुझे भी घर से बाहर निकलना पड़ता है ताकि मैं भी बाहर जाकर कोई नौकरी कर सकूं और अपने घर का खर्चा उठा सकूं। मैं घर में सबसे बड़ी हूँ। मुझ कम पढ़ी लिखी लड़की को नौकरी कोई देता नहीं। अगर कोई मुझे नौकरी देता भी है तो वह लड़की समझकर देता है और मैं किसी से भी फिजूल में मदद नहीं लेती हूँ। मैं बहुत खुददार लड़की हूँ और इज्जतदार लड़की हूँ। अभी तक इसलिए धक्के ही खा रही हूँ। जैसे तैसे करके मुझे एक बैंक में नौकरी मिली जिसकी 10,000 महीने की सैलरी है। मैंने पूरे मेहनत और लगन से काम किया। जब सैलरी लेने बारी आई तो बैंक के मैनेजर ने कहा, हम 2 महीने की सैलरी नहीं देंगे। तुमसे अभी तक ठीक ठाक से काम नहीं आता, पहले ठीक से काम करना सीखो। मैंने वह नौकरी भी छोड़ दी। ऐसी नौकरी से क्या फ़ायदा जो मेहनत करके भी टाइम पर सैलरी ना दे सके। ऐसा लगता है जैसे मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं दे रही है। मैं कोई भी काम करती हूँ तो वह काम हमेशा उल्टा ही होता है। मेरी माँ मुझे सब्र करने को कहती और तसल्ली देती, बेटा एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर मैं बहुत थक चुकी थी। एक दिन मुझे एक कॉलेज से फ़ोन आया कि तुम कल अपना इंटरव्यू देने आ जाओ। मैं बहुत खुश हुई। फिर मैं अगले दिन ऑटो रिक्शा में बैठकर अपने इंटरव्यू के लिए जा रही थी तो रास्ते में ऑटो रिक्शा ख़राब हो गया। ऑटो रिक्शा को ठीक होने में बहुत टाइम लगा और मैं इंटरव्यू देने लेट पहुंची। जैसे ही मैं प्रिंसिपल सर के ऑफिस में गई तो वह बहुत गुस्से में थे। उन्होंने मुझसे कहा कि हम तुम्हें यह नौकरी देना चाहते थे पर तुम बहुत देर से आई हो, बहुत लापरवाह लड़की हो और हम ऐसे लापरवाह लड़कियों को ये नौकरी नहीं दे सकते। मैं रोती हुई प्रिंसिपल के ऑफिस से निकलकर बाहर रोड पर बैठकर रो रही थी क्योंकि मुझे उस नौकरी की बहुत सख्त ज़रूरत थी। तभी वहाँ पर एक फ़कीर आया। उसने मुझे भीख मांगी और मेरे पास जितने पैसे थे मैंने उस फ़कीर को दे दिया। उस बाबा ने मुझसे पूछा, बेटा तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो। तब मैंने उस फ़कीर बाबा को सारी बात बताई कि आज मुझे इस कंपनी में नौकरी नहीं मिली, मैं अब बहुत निराश हो गई हूँ। फिर उन्होंने मुझे दुआ दी कि तुम्हारी शादी इस कॉलेज के प्रिंसिपल से हो जाए। बाबा की यह बात सुनकर मैं हंसने लगी कि ऐसे कैसे हो सकता है। उस प्रिंसिपल में और मुझ में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरे पास पैसे नहीं है, जो पैसे थे वह मैं फ़कीर बाबा को दे दिए, इसलिए मुझे पैदल ही अपने घर को जाना पड़ रहा है। वैसे यह भी मेरे लिए अच्छा ही हुआ क्योंकि रास्ते में एक पार्लर की दुकान के ऊपर बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि यहाँ पर काम करने के लिए लड़कियों की ज़रूरत है और मैं उस ब्यूटी पार्लर के अंदर चली गई। मुझे उस ब्यूटी पार्लर में सामान पकड़ाने और साफ सफाई करने का काम मिल गया। पार्लर नया नया खुला था। मैं पार्लर पर जाने लगी और काम भी करती और सीखती भी रहती। मैंने सोचा पार्लर का काम सीखकर अपने यहाँ पर पार्लर खोल दूँगी। पार्लर वाली बहुत अच्छी थी, मुझे काम भी सिखाती और पैसे भी देती। मेरे हाथ में बहुत सफाई थी। अधिकतर लोग मुझसे ही काम कराते थे जिसकी वजह से पार्लर में बहुत काम आने लगा। पार्लर बाहर वह फ़कीर रोज़ वहाँ पर आता जिसको मैंने पैसे दिए थे। वह फ़कीर रोज़ मेरे पार्लर से निकलने से पहले ही वहाँ आकर खड़ा हो जाता और मैं रोज़ उसको पैसे देती और वह मुझे वही दुआ देता जो उसने मुझे पहले दी थी। उसकी इस दुआ पर हंसने लगती। फिर एक दिन मैंने उस फ़कीर से कहा, बाबा मैंने तो उस प्रिंसिपल को कभी देखा भी नहीं और ना ही उसने मुझे कभी देखा, फिर भला यह दुआ कैसे पूरी हो सकती है। आप मुझे कुछ और दुआ दिया करें। फ़कीर कहने लगा कि यह दुआ ज़रूर पूरी होगी। अगर तेरी शादी उससे ना भी हुई तो तेरी शादी किसी बड़े आदमी से होगी और ऊंचे परिवार में ज़रूर होगी। मुझे लगता था कि वह मुझे यह दुआ इसलिए देता है क्योंकि मैं खुश होकर उसे पैसे दिया करूं।
इसलिए मैं उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। मैंने 6 महीने में दिल लगाकर पार्लर का काम सीख लिया और कुछ पैसे इकट्ठा करके सामान ले आई। जब सारा सामान आ गया तो मैंने भी अपने घर में एक नया ब्यूटी पार्लर खोल लिया। मोहल्ले की सारी लड़कियां और औरतें मेरे पार्लर पर आने लगी। मैंने उनसे बहुत कम पैसे लेती थी। धीरे धीरे मेरा पार्लर खूब चलने लगा और मेरे घर का खर्चा खूब अच्छा चलने लगा। मैं सबको बहुत अच्छे से तैयार करती थी, इसलिए मेरे पार्लर पर बहुत भीड़ रहने लगी। मेरे घर के हालात बदलने लगे और हम बहुत खुश रहने लगे। मैं सोच रही थी कि अब मैं शहर में अपना नया पार्लर खोलूंगी और अपने पैसे भी बढ़ाऊंगी, पर शायद मेरी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। हमारे मोहल्ले में एक नई किराएदार आई थी, जिन्होंने आते ही एक नया ब्यूटी पार्लर खोल लिया। मुझे लगता था कि मेरे काम पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मुझे अपने पुराने कस्टमर पर पूरा यकीन था कि वह अपना काम मुझसे ही करवाएंगे। शुरू शुरू में तो वो पार्लर कम चला, पर धीरे धीरे पार्लर बहुत मशहूर होने लगा। उसके बारे में यह खबर तेजी से फैलने लगी कि जो भी लड़की इस पार्लर से तैयार होकर आती थी, उसकी शादी 2 महीने के अंदर ही हो जाती थी। देखते ही देखते यह खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। मेरे सारे कस्टमर अब उस पार्लर में जाने लगे और मेरे पार्लर पर अब पहले के मुताबिक बहुत कम लोग आते और उसके पार्लर पर बहुत भीड़ होने लगी। यह मेरे लिए बहुत परेशानी वाली बात थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। वह लड़की अपने पार्लर को चलाने के लिए जरूर झूठ बोल रही होगी। मुझे उनकी इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन ना आ रहा था कि वो लड़की को तैयार करेंगी और 2 महीने के अंदर उसकी शादी हो जाएंगी। इतने में मेरी चचेरी बहन साहिबा मेरे पास आई और कहने लगी कि वह नया पार्लर बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने सुना है कि वहाँ जो लड़की तैयार होकर आती है, उसकी शादी 2 महीने के अंदर ही हो जाती है। मैंने अपनी बहन से कहा कि वह अपने पार्लर को मशहूर करने के लिए ऐसा कह रही है। मुझे उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है। साहिबा ने कहा कि उसके बारे में ऐसा ही हो रहा है। तुमने उसके बारे में जो भी सुना है वह बिल्कुल सच है। मैं हैरान रह गई और सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर साहिबा ने बताया कि अपने घर के पीछे हिना नाम की जो लड़की थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी। वह भी उस पार्लर में तैयार होने गई थी और 1 महीने के अंदर ही अंदर उसकी शादी हो गई। उसके बाद भी अपने मोहल्ले की कई सारी लड़कियों की शादी हो गई। इसलिए तो इस पार्लर में लड़कियां जाती है। मैं ये सब बातें सुनकर हैरत में रह गई। अब तो मेरे पार्लर पर कोई भी नहीं आता। मैंने उसकी तैयारी की हुई लड़कियों को देखा और ज़्यादा अच्छे से तैयार भी नहीं हुई थी। मैं उससे अच्छी लड़कियों को तैयार करती थी। शादी होने के चक्कर में ही लड़कियां उसके पार्लर में जाती थी। मैं बहुत परेशान थी कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि साहिबा भी उसी के पार्लर में गई थी और 20 दिन के अंदर अंदर उसकी भी शादी हो गई। मैं साहिबा के लिए बहुत खुश थी, क्योंकि वह शादी के बाद दूसरे शहर चली गई थी। अब मैंने सोच लिया था कि मैं भी अब सच का पता लगा कर रहूँगी, क्योंकि पार्लर में ऐसा कौन सी बात है जो रातों रात लड़कियों के रिश्ते आ जाते हैं। अगले दिन मोहल्ले की एक लड़की से कहलवाया कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ, तो उस पार्लर वाली ने मिलने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वह कभी भी किसी दूसरे पार्लर वाली से नहीं मिलती थी। यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने सोचा कि उसने मुझे कभी नहीं देखा है, मैं उसकी कस्टमर बनकर चली जाती हूँ। मैं सोचते हुए मुस्कुराने लगी और मैं इस तरह से उस पार्लर वाली से मिल भी लूँगी और पता भी नहीं चलेगा। पुराने कपड़े पहनकर और दुपट्टा ओढ़कर घर से निकल गई। उसने मुझे कभी नहीं देखा था, मगर फिर भी मुझे डर था कि कोई मुझे पहचान ना ले, इसलिए मैंने अपना मुंह ढक कर रखा था। मैं उस पार्लर के अंदर गई। उस पार्लर वाली ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। मैंने उससे कहा, मेरी शादी नहीं हो रही, इसलिए मैं आपके पार्लर पर तैयार होने आई हूँ। वह मेरी बात सुनकर बहुत खुश हो गई। उसने मुझे बिठाया और चाय पिलाई। उसने मुझे कहा, मैं अभी दूसरे लड़की को तैयार कर रही हूँ, तुम यहाँ बैठकर इंतजार करो। उसने दूसरी लड़की को तैयार किया। उस लड़की को मैं जानती थी, वह मेरी पुरानी कस्टमर थी। तैयार होकर वो उस लड़की पार्लर वाली के साथ अंदर वाले कमरे में चले गई। मैं यह देखकर हैरान रह गई। इस लड़की को तो तैयार होकर अपने घर जाना था, तो फिर यह अंदर कमरे में क्यों गई है। थोड़ी देर बाद वो पार्लर वाली बाहर आकर बोली, तुम कल आना, मुझे आज बहुत ज़रूरी काम है। यह सुनकर मैं बाहर आकर खड़ी हो गई तो मैंने देखा पार्लर वाली के घर के आगे एक बड़ी सी गाड़ी रुकी।
उसमें से कुछ लोग निकलकर पार्लर वाली के घर के अंदर चले गए। यह देखकर हैरान रह गई कि आखिर यह हो क्या रहा है। यह सोचते हुए मैं अपने घर पर आ गई। कुछ दिन बाद उस कस्टमर का रिश्ता उन लोगों से हो गया और बहुत जल्दी शादी होने वाली थी। मैं सच में यह सब अपनी आंखों से देखा था कि उस पार्लर से तैयार होने वाली लड़कियों की शादी हो रही है। कुछ दिन बाद मैं दोबारा उस पार्लर में गई। आज उसके पार्लर में भीड़ नहीं थी। पार्लर वाली ने मुझसे कहा, तुम्हें तैयार होने से पहले मुझसे एक वादा करना होगा कि यहाँ पर जो भी बात होगी वह तुम किसी को नहीं बताऊंगी। मैं परेशान हो गई और सोचने लगी कि आखिर ऐसी क्या बात है। पार्लर वाली कहने लगी, तुम यहाँ इसलिए तैयार होने आई हो ताकि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। मैंने कहा, हाँ ऐसा ही है। तो वह कहने लगी, तो तुम्हें तैयार होने से पहले मेरे साथ अंदर वाले कमरे में जाना होगा, फिर ही मैं तैयार करूँगी। मैं बहुत परेशान हो गई, उसके साथ अंदर वाले कमरे में चली गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था यह सब क्या चल रहा है। शादी होने से इस कमरे का क्या राज है। बस मैं यह सोचते हुए उसके पीछे पीछे उस कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही मैं हैरत में रह गई कि कमरे में बहुत सारे लोग थे, जिनमें से ज़्यादातर लड़के ही थे। पार्लर वाली ने मेरे कान में कहा कि तुम्हें जो लड़का पसंद है मैं उसी से तुम्हारी शादी करा दूंगी। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं उसको पकड़कर कमरे से बाहर ले गई और पूछने लगी कि ये सब क्या है। तो पार्लर वाली बोली, ये मेरे साइड का बिजनेस है। मैं रिश्ते भी करवाती हूँ। मेरे पास हर तरह का रिश्ता है। जैसा भी लड़का तुम चाहती हो उसी तरह के लड़के से मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। इस मोहल्ले की सभी लड़कियों की शादी मैंने ही तो करवाई है। इस बात को सुनकर मुझे कुछ समझ आया कि यह क्या बात है। शायद ये रिश्ते कराने का काम भी करती है, इसलिए पार्लर खोला है। और इसके दोनों काम बहुत अच्छे चल रहे थे और बहुत पैसे कमा रही थी। वह शायद अपने रिश्ते वाला बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए ही पार्लर चला रही थी। हालांकि मैंने सोचा था कि पता नहीं वह क्या होता होगा, पर यह तो बड़ी आम सी बात निकली। खैर, मैंने उसे कह दिया कि मैं रिश्ते के बारे में सोचकर बताऊंगी और वहां से अपने घर चली आई। अब मैं यह सोच रही थी कि मुझे कोई और काम करना चाहिए। दूसरा पार्लर होते हुए मेरा पार्लर नहीं चल सकता। मैंने अपना पार्लर बंद कर दिया और इस शहर को छोड़कर अपने मामा जी के यहाँ एक दूसरे शहर चली आई। उन्होंने मुझे एक होटल में रिसेप्शन की नौकरी दिलवा दी और मैं अगले दिन से अपनी नौकरी पर जाने लगी। मुझे वहाँ पर काम करते हुए एक महीना ही हुआ था कि अचानक मुझे वहाँ हीना अपने शौहर के साथ नजर आई। वह पहले से ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। मैंने हीना को आवाज़ लगाई तो उसका शौहर उसे वहाँ से ले गया। जाते जाते हीना ने मुझे एक इशारा किया और मैं उस इशारा समझ नहीं पाई। शायद वह मुझे कुछ कहना चाहती थी। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी होने का इंतज़ार किया। वो लोग हमारे होटल में रहने आए थे। जिस कमरे में वो थे, मैंने उस कमरे का दरवाज़ा बजाया, मगर उसके शौहर ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने कहा, मुझे हिना से मिलना है। उसने कहा, यहाँ कोई हिना नहीं है, यह मेरी बीबी सबीना है। मैं परेशान होते हुए वहाँ से वापस आ गई। मैंने हिना को शादी के बाद पहली बार देखा था और उसका शौहर मुझे उससे मिलने नहीं दे रहा था। रात को जब वेटर उस रूम में खाना देने गया, उसने मुझे एक लेटर ला कर दिया। मैंने उस लेटर को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि नाजिया, मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान हूँ। उस पार्लर वाली ने मेरे साथ धोखा किया है। तुम वहाँ जाकर उस पार्लर वाली का राज सबको बताओ ताकि और लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाए। मैं उस लेटर को पढ़कर कुछ समझ नहीं पाई कि हिना मुझसे क्या कहना चाहती है और वह किस मुश्किल में थी। उसकी इस परेशानी का उस पार्लर वाली से क्या ताल्लुक है। मैं बहुत परेशान हो गई और मैंने सोचा कि मैं सुबह को ड्यूटी पर जाऊंगी तो सबसे पहले हिना से मिलूंगी। वहां जाकर पता चला कि वो लोग वहां से चले गए हैं। मुझे तो यह अभी नहीं पता था कि हिना अपने घर वालों से बात करती है या नहीं। मैंने इनके माँ बाप से बात करके पूछा, क्या हिना से आपकी बात होती है? तो उन्होंने कहा, हाँ, 2-3 दिन में बात हो जाती है। वह अपने शौहर के साथ बहुत खुश है। मैंने इस पार्लर वाली के बारे में पूछा तो वह कहने लगी, उसका काम तो वैसा ही चल रहा है, आज भी उसके पार्लर में भीड़ रहती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं क्या करूं। बाहर से तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। एक तरफ मेरी नौकरी थी तो दूसरी तरफ बहुत सारी लड़कियों की जिंदगियों का सवाल था। आखिर इतनी मुश्किल से तो मुझे नौकरी मिली थी। अगर मैं घर वापस जाती तो मेरी नौकरी चली जाती और मेरे लिए अपना घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो जाता।
लेकिन मुझे पार्लर वाली के राज का भी तो पता करना था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिर मैंने फैसला लिया और मैं नौकरी छोड़कर अपने घर आ गई। वहाँ सब कुछ वैसा ही था। उसके पार्लर पर वैसी ही भीड़ थी। अगले दिन मैं उस पार्लर वाली के पास गई, उससे कहा कि मेरी शादी करवा दो। पार्लर वाली बहुत खुश हुई। कोई कस्टमर आया है। फिर वह मुझे अंदर वाले कमरे में ले गई और कहा, जो लड़का तुम्हें पसंद है मुझे बता दो, मैं उसी से तुम्हारी शादी करवा दूंगी। मैंने वहाँ एक लड़के को पसंद किया और वापस घर आ गई और अगले दिन ही उस लड़के के माँ बाप को पार्लर वाली हमारे घर लेकर आ गई। मैंने अपनी अम्मी अब्बू को पहले ही सारी बात समझा दी थी, इसलिए उन्होंने शादी के लिए 1 महीने को कहा। लेकिन लड़के वाले चाहते थे कि शादी 8 दिन के अंदर अंदर हो जाए। शादी का सारा खर्चा भी वह उठाने के लिए तैयार थे और दहेज की भी कोई डिमांड नहीं थी। पार्लर वाली ने कहा कि ऐसा अच्छा लड़का कहाँ मिलता है जो दहेज भी नहीं ले रहा है और शादी में कुछ भी खर्च नहीं करवा रहा है। पर मुझे तो टाइम चाहिए था ताकि मैं सब कुछ पता कर सकूं। सबसे पहले मैंने उन लड़कियों का पता करवाया था जिन लड़कियों की शादी उस पार्लर से हुई थी, क्योंकि उनके घर वालों से मिलना चाहती थी। सबसे ज़्यादा शादियाँ हमारे मोहल्ले की ही लड़कियों की हुई थी। और मैं हैरान करने वाली बात तो यह थी कि वह लड़कियां शादी के बाद एक बार भी अपने घर पर नहीं आई थी। फ़ोन वो 1-2 दिन में करती रहती थी। यही बात मुझे सता रही थी और मैंने सारी बात पता करने की ठान ली। मैंने उस पार्लर वाली से दोस्ती करना शुरू कर दिया। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारे पार्लर पर फ्री में बहुत काम करूँगी। वह बहुत खुश हुई। धीरे धीरे 1-2 हफ्ते के अंदर ही मेरी वजह से उसके पार्लर में बहुत भीड़ रहने लगी। मैं बहुत अच्छे से तैयार करती थी। मैंने एक बात नोटिस की थी कि वह हमेशा गरीब लड़कियों की शादी करवाती है। अमीर लड़कियां भी अक्सर उसके पास आती थी, मगर वह कभी भी उनसे शादी के बारे में कोई बात नहीं करती थी। एक दिन वो लड़की को वो पार्लर वाली अंदर वाले कमरे में ले गई। मैं भी पार्लर में थी, पर मुझे उस कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी। फिर भी मैं चुपके चुपके उनके पीछे चली गई। मैंने अंदर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। अंदर तो वही लड़के बैठे हुए थे। अक्सर लड़कियों को वही लड़के दिखाती थी। उसमें वहाँ वह लड़का भी बैठा था जिससे मेरा रिश्ता पक्का हुआ था। जैसे ही वह लड़की उस कमरे से बाहर आई तो वह सारे लड़के दूसरे कमरे में चले गए। अब तो ये मसला और भी ज़्यादा गहरा होता जा रहा था। उन लड़कों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह वहीं रहते हो। बहुत मुश्किलों के बाद मुझे बस इतना ही पता चला कि वो पार्लर वाली धोखेबाज है। जिन लड़कों से लड़कियों की शादी करवाती है वह लड़के फ्रॉड है। लेकिन सवाल यह था कि अगर वह लड़के यही रहते हैं तो फिर वह सारी लड़कियां आखिर किसके साथ दूसरे शहरों में रहती थी। और फिर मैंने यह सोचा कि अब मैं इस राज का पता तब ही लगा सकती थी जब मैं खुद शादी करती। मैंने पार्लर वाली से कहा कि मेरी शादी की तारीख पक्की करा दो। शादी होने के बाद मुझे अपने शौहर के साथ बड़े शहर जाना था। मैंने अपने पास एक छोटा वाला मोबाइल और एक कैमरा छुपा कर रख लिया था। शादी के बाद वह मुझे भी दूसरे शहर ले गया। मुझे जो फ़ोन मेरे माँ बाप ने दिया था वह फ़ोन उसने मुझसे छीन लिया और मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी बात तुम्हारे माँ बाप से अपने सामने करवा लूँगा। इस घर से तुम बाहर नहीं जा सकती। मेरा शक यकीन में बदल गया और अब मुझे यह पता करना था कि लड़कियों के साथ क्या करते हैं। वो अपने सामने मेरे घर वालों से बात करवाता और मुझसे कह रहा था कि तुम मेरे साथ बहुत खुश हो और वह सब ठीक है। और मैं ऐसा ही करती और दूसरे कमरे में सोता था और जब भी उसको कोई फ़ोन आता तो बाहर जाकर बात करता था। एक दिन मेरा शौहर बाहर गया तो मैंने उसके कमरे में छुपाकर कैमरा लगा दिया। फिर एक दिन पार्लर वाली आई और मुझसे कहने लगी, तेरा शौहर तुझसे परेशान है इसलिए तुझे डिवोर्स देना चाहता है और मैं तेरे लिए दूसरा रिश्ता लेकर आई हूँ। इसके बाद जब पार्लर वाली और वह लोग दूसरे कमरे में बात कर रहे थे तब मैंने छुपकर उनकी सारी बातें सुन ली, जिससे मुझे उनका सारा प्लान पता चल गया और मैं समझ गई कि आखिर चक्कर क्या है। दरअसल वो पार्लर वाली लड़की गरीब लड़कियों की शादी अपने ग्रुप में साथियों से करवाती थी जो दूसरे शहर में जाकर लड़कियों को तलाक देते थे और उन्हें अमीर और अय्याश लोगों को बेच दिया करते थे। उस लड़की ने अपना पार्लर भी हमारे छोटे से मोहल्ले में इसी वजह से खोला था ताकि गरीब लड़कियों को अपना शिकार बना सके, क्योंकि उससे पहले भी वह किसी और मोहल्ले में यह सब कुछ कर चुकी थी और अब वह हमारे मोहल्ले से निकलकर जाने वाली थी। उसके ग्रुप में 12 लड़के थे और वह उन्हें 12 लड़कों से बार बार लड़कियों की शादी करवाती थी।
दूसरे शहर में जाकर बिकने वाली लड़कियों पर अपने घर वालों की गरीबी का दबाव होता और उन्हें यह भी पता होता कि अब तलाक के बाद हमारा रिश्ता होना बहुत मुश्किल होगा। उन्हें गंदे काम को करने के अच्छे खासे पैसे मिलते थे, जिनको वो महीने महीने अपने घर वालों को भेज दिया करती थी और अपना मुंह बंद करके उन लोगों से यही कहती थी कि वह तो अपने शौहर के साथ बहुत खुश है। उनके गरीब परिवार को पैसे मिलते थे और उनको अपनी बेटी की तरफ से तसल्ली भरे अल्फाज मिलते थे, जिस वजह से उन्हें यही लगता था कि हमारी बेटी बहुत खुश है और हमारा दामाद भी हमें बहुत समझता है। और उन्हें अभी पता नहीं चल पाया कि उनकी बेटियां किस दलदल में जा फंसी है और हर रात वो किस तरह की दरिंदगी को बर्दाश्त करती है। मैं तो यह सब सुनकर हैरान रह गई और उसी वक्त मैंने अपने दिमाग को झटका दिया। मौके की नजाकत को समझते हुए मैं भागकर अपने कमरे में गई, जहाँ मैंने अपना वह मोबाइल छुपा कर रखा था। मैंने उस मोबाइल से फ़ोन करके तुरंत पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने उस जगह पर आकर छापा मारा और उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कमरे में लगे हुए कैमरे की वजह से उनकी सारी बातें उसमें रिकॉर्ड हो गई थी, जो कि पुलिस के पास एक पुख्ता सबूत था। उसके अलावा भी मैंने बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए थे। वह सारे सबूत भी मैंने लाकर पुलिस को थमा दिए। पुलिस ने मेरे शहर में फ़ोन करके उस लड़की के पार्लर पर छापा मारकर उस बाकी साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया और उस लड़की से उन सारी लड़कियों का पता भी लिया जो अब तक इस दलदल में धंस चुकी थी। पुलिस की कार्रवाई के बाद वो सारी लड़कियां रिहा हो गई और पुलिस ने अपनी निगरानी में उन सारी लड़कियों को उनके घर पर पहुंचाया। हिना भी वापस आ गई थी। उसने मेरे गले लगकर मेरा बहुत शुक्रिया किया, क्योंकि मेरी वजह से वह गैंग पकड़ा गया था और सारी लड़कियों की जान उस दरिंदगी में से बच गई थी। हिना ने बताया कि मेरा शौहर उस दिन मुझसे उस होटल में किसी को बेचने गया था, लेकिन तुम्हारे मुझे पहचानने की वजह से उसका प्लान फ्लॉप हो गया और वह उस दिन मुझे बेच नहीं पाया। और उसके बाद से शायद अभी तक वह आदमी जो मुझे खरीदना चाहता था वो हमारे शहर की तरफ नहीं आ सका, जिस वजह से मैं इस दलदल में फंसने से अभी तक बची हुई थी। यह सारा मामला बहुत बड़ी फ्रॉड का था, इसलिए सब कुछ अखबारों में भी आया और मेरी बहादुरी के किस्से भी उनमें छपे। इन सब की वजह से मैं बहुत मशहूर हो गई थी। मेरे कई सारे इंटरव्यूज़ टीवी चैनल ने भी करे। मेरे चर्चे चारों तरफ हो गए। मेरी ईमानदारी और बहादुरी को देखते हुए बहुत सारी जगह से मुझे नौकरियों के ऑफर आने लग गए। उन्हीं में से एक अच्छी कंपनी को देखकर मैंने वहाँ नौकरी कर ली। उस कंपनी के मालिक को शायद मैं पसंद आ गई थी, इसलिए कुछ टाइम के बाद उसने मेरे माँ बाप के पास रिश्ता भेजा और जल्द ही मेरी उससे शादी हो गई। जब रात को दुल्हन बनकर मैं अपने शौहर का इंतजार कर रही थी, तब मुझे उस फकीर की दुआ याद आई, जब एक दिन उसने मुझसे कहा था कि जिसने तुझे नौकरी से निकाला है, अगर उससे तेरी शादी नहीं भी हुई तब भी तेरी शादी किसी कंपनी के मालिक से ही होगी, यानी कि किसी बड़े घर में। और मुझे आज उसकी दुआ कबूल होती हुई नजर आई और मुझे अपनी किस्मत पर बड़ी खुशी हुई, क्योंकि ऊपर वाले ने मेरे नेकियों के बदले मुझे आज इस खुशी भर दिन से नवाजा था और मैं बैठे बिठाए मुझे इतनी बड़ी और आलीशान कंपनी के मालकिन बना दिया था। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।